मैथ्स पूछ रहे हैं कि कैन यू टेल द आंसर, कैन यू आंसर अ क्वेश्चन दैट 9/11 वाज अ रियल टेरर इवेंट और यूएसए's प्लांटेड इवेंट। तो अगर तो सारों को ये लगता है कि ये क्वेश्चन आंसर करना चाहिए तो मैं अभी कर देता हूं, अदरवाइज फिर मैं हुमैस को एंड पे 5 मिनट्स में इसका जवाब दे दूं। बच्चों, इसका बड़ा आसान जवाब है। जिन रीजंस की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये प्लांटेड था, पहले वो रीजंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग एविडेंस देते हैं। एक वो कहते हैं हम इसलिए इसको 9/11 को प्लांटेड समझते हैं। एक एविडेंस वो कहते हैं दैट more than 3,000 people were on leave उस दिन, लीव पर थे, और उनमें से डोमिनेंटली ज्यादा ज्यूज थे। एक सबूत तो ये ऐसा ही है। दूसरा, लोग कहते हैं कि वहां उन बिल्डिंग्स में रिजर्व बैंक ऑफ यूएस का गोल्ड पड़ा होता है, वो गोल्ड वहां से निकाला गया था विदाउट ए प्रॉपर रूटीन, यानी अगर उसने 10 दिन बाद निकलना था तो उसको 10 दिन पहले ही निकाल लिया गया, शेड्यूल जंप किया गया। दूसरा एग्जाम्पल लोग ये देते हैं। तीसरा सबूत लोग ये देते हैं कि जी ठीक है, ऊपर तो जहाज लग गया, तो वो जो नीचे धमाके हो रहे थे, 2 मंजिलें उससे नीचे, 2 मंजिलें उससे नीचे, ये कैसे हो गए? तो ये प्लांटेड है एंड ऑल दैट, और बिल्डिंग जो है वो नीचे आ गिरी। तो हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ये अगर इसके अलावा कोई और भी एविडेंस है तो मुझे बताइए, ताकि मैं फिर एक ही दफा उसको मैं आंसर करूं। यूएस हंगर फॉर वॉर, ये तो मतलब एविडेंस नहीं है, ये थ्योरी है। ये अहमद एविडेंस नहीं है, ये थ्योरी है कि दे वांटेड एन इनसाइड इंसिडेंट ताकि वो जंग पे जा सके। ठीक है जी? नहीं, आई डोंट थिंक इट वाज प्लांटेड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एविडेंस दिया जाता है कि ये प्लांटेड था। अब हम 1 बाय 1 इस एविडेंस का जायजा लेते हैं। वो ही ना, वर्टिकली कैसे क्लैप्स कर गई कि सीधी ऊपर से नीचे गिर गई, ऐसे कैसे? ठीक है, इसका अब हम हल, जहां तक छुट्टी पे होने का ताल्लुक है लोगों के गेनिंग एक्सेसिबिलिटी इन आवर रीजन हैविंग स्ट्रॉन्ग कॉज, और उस एक्सेसिबिलिटी के लिए उन्होंने अफगानिस्तान को चुना, नॉट अस। देखिए, इसका मैं 1 बाय 1 जवाब देता हूं। जहां तक छुट्टी वाली बात का ताल्लुक है, हमें देखना होगा एशिया में, बेटे ऑलरेडी कुरतुलैन सरफराज, एशिया में ऑलरेडी यूएस की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अगर आप कोरिया को एशिया में मानते हैं, जापान को एशिया में मानते हैं, तो यूएस फोर्सेस यहां एग्जिस्ट करती हैं, एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस एज वेल। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के जो ट्विन टावर्स थे, वहां 53,000 लोग काम करते हैं। उन 2 बिल्डिंग्स में, 2 टावर्स में 53,000 लोग काम करते थे, 52,000 कुछ। जहां भी 52,000 लोग काम करते होंगे, वहां ऑन एनी गिवन डे, एनी रैंडम डे, 3-4 हजार बंदा छुट्टी पर होगा। सादा सी बात। आप उससे 10 साल पहले का डाटा निकालेंगे, इतने ही लोग आपको छुट्टी पे मिलेंगे। आप उससे 2 साल पहले का डाटा निकालेंगे तो भी उतने ही लोग आपको छुट्टी पे मिलेंगे। तो ये तो कोई एविडेंस नहीं है। जहां तक सोने वाले गोल्ड के एविडेंस का ताल्लुक है, गोल्ड को विदाउट शेड्यूल मूव करना कोई अनोखा वाकया नहीं है। अमेरिका की हिस्ट्री है हाइस्ट्स की और डकैतियों की, इस तरह की। इसलिए बहुत सारे केसेस में गोल्ड विदाउट शेड्यूल
मूव किया जाता है। अगर अमेरिका ने खुद ही करवाना होता तो वो उस गोल्ड को वहीं बर्न होने देते, क्योंकि गोल्ड तो इंश्योर्ड था, उन्हें पैसे मिल जाते और उनकी स्टोरी को ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती। ठीक है, तो ये भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम 4000 लोगों की डेथ जस्टिफाई कर सके। उसके बाद बात आती है जी बिल्डिंग का इस तरह गिरना और नीचे वाले धमाकों का होना। जहाज जब उससे टकराया तो जहाज में टनों के हिसाब से फ्यूल होता है, जहाजों में दूसरी इनफ्लेमेबल चीजें भी होती हैं। एंड वी डू नॉट रियली नो कि उन बिल्डिंग्स के कुछ फ्लोर्स पर हो सकता है कुछ ऐसे ऑफिसेज हों जहां पे फायर या गन पाउडर या किसी खुफिया एजेंसी का दफ्तर या वेपन्स एग्जिस्ट करते हों जो ट्रिगर हुए और फट गए। हमारे पास कोई डाटा नहीं है इसको कंपेयर करने के लिए। अगर आप साइंटिफिक वे अप्लाई करें इसको इन्वेस्टिगेट करने का, तो आपको कंपेरेबल डाटा चाहिए होगा। तो और कोई ऐसा हमारे पास इंसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करता जहां कोई जहाज किसी बिल्डिंग से टकराया हो और वो बिल्डिंग उस तरह से क्लैप्स ना की हो जिस तरह से ये क्लैप्स की। तो फॉर द लैक ऑफ कंपेरेबल डाटा हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि ये इनसाइड जॉब। फिर आपने कहा जी प्लेन कंट्रोल और अमेरिका जैसी सुपर पावर और रेडार पे क्यों नहीं आया और इन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया। डोमेस्टिक फ्लाइट्स आप में से कईयों ने की होंगी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे कोई खास चेकिंग नहीं होती, और स्पेशली अमेरिका जैसे मुल्क में जहां हजारों फ्लाइटें डोमेस्टिक फ्लाइटें होती हैं, क्योंकि बड़ा मुल्क है, 50 रियासतें हैं, तो बहुत ज्यादा अमेरिका के अंदर ट्रैफिक है जहाजों की। अच्छा, जनरली ही इतना नहीं होता चेकिंग। अगर आपने डोमेस्टिक फ्लाइट पे फर्स्ट क्लास की टिकट ली हो, फर्स्ट क्लास की टिकट ली हो, तो वैसे ही कोई नहीं पूछता। इन सारे टेररिस्टों के पास फर्स्ट क्लास टिकट थी। वन ऑफ द बोर्डिंग मैनेजर्स ने ये बात की भी कि वन ऑफ द बॉम्बर्स, वन ऑफ द टेररिस्ट्स was wearing a very shady dress। उसके कपड़े कोई बहुत अच्छे नहीं थे और उसका जूता भी बड़ा बुरा हाल था, लेकिन उसके पास फर्स्ट क्लास टिकट थी जो आपको पता है काफी महंगी होती है एज कंपेयर टू इकोनॉमी। तो वो कहता है कि मैंने पूछना चाहा उससे कि भाई तुम कैसे अफोर्ड करते हो फर्स्ट क्लास की टिकट और क्यों तुमने लिए, बट वो कहता है देन आई डिडंट आस्क हिम, क्योंकि ये कोई क्राइम तो नहीं है फर्स्ट क्लास की टिकट लेना, या ये कोई क्राइम तो नहीं है खराब कपड़े पहन के जहाज में जाना, तो मैंने नहीं पूछा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमें इस तरह से लेना चाहिए। 4-5 हजार बंदा मरवा के अमेरिका अफगानिस्तान जैसी जगह पे आना चाहेगा जहां से अब वो वापस भी जा रहा है। तो अगर उसे इतना डेस्परेटली आना ही था तो वो पाकिस्तान में आ सकता था, इतना डेस्परेटली उसे आना ही था तो फिर वो इस तरह से जा ही क्यों रहा है अफगानिस्तान से। फिर तो उसे रुकना चाहिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट काम था कि उसके लिए उसने 4000 अपने शहरी मरवा दिए और उसके ऊपर 2200 और लोग मरवा दिए जो फौजी उसने मरवाए अपने ओवर अ स्पैन ऑफ 2 डेकेड्स। तो अब तो उसे नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, इनको ना सुना करें। एंड बिन लादेन टू हिमसेल्फ, उन्होंने सीना ठोक के कहा था मैंने किया। तो जब कन्फेशन आ जाए, कानून आप में से जो लोग जानते हैं वो ये समझते हैं कि जब कन्फेशन आ जाए तो कन्फेशन आने के बाद फिर ट्रायल किए बगैर भी सजा दी जा सकती, फिर ट्रायल की जरूरत नहीं रहती जब कन्फेशन आ जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे नहीं बिन लादेन भी अमेरिकन एजेंट था। तो बिन लादेन अगर अमेरिकन एजेंट था तो तालिबान ने उसे अपने पास क्यों रखा हुआ था? तो इसलिए ये फिर बड़ी लंबी बहस चली जाएगी। इराक वॉज बैड, इराक जुल्म था, इराक ज्यादती थी, इराक को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, इराक कंकॉक्टेड था, वीक एविडेंस पे बुश वहां गए। इराक वॉज ऑयल पॉलिटिक्स, इराक वॉज ऑयल पॉलिटिक्स। I agree to that,
कि वो नहीं है, बट इट वाज कोई ट्रायल कोर्ट नहीं था। यूएसओ कहता है कि पुलिस के सामने कन्फेशन की भी कोई हैसियत नहीं होती। आई एग्री टू दैट, लेकिन वो रूल हम टेररिस्टों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हम ओवरऑल अगर आप देखें तो वो विदाउट एनी ड्यूरेस ही था कन्फेशन। ठीक जी, कन्फेशन की नहीं है वैल्यू, आई नो दैट, आई नो द लॉ, लेकिन बात ये है कि वो टेररिस्ट के ऊपर इसको अप्लाई नहीं हम कर सकते उस तरह से। मैंने एक जनरल आपको एग्जांपल दी थी, नॉट इन स्ट्रिक्ट लीगल टर्म। ठीक है, सीआईए इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। दो चीजें अंडरस्टैंड कीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीआईए जिम्मेदार नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एफबीआई जिम्मेदार होती है। ठीक है, सीआईए जिम्मेदार नहीं होती। सीआईए का काम है मुल्क से बाहर मामलात को देखना, और उस वक्त अमेरिका ऑफ गार्ड था। अमेरिका को के जहन के किसी कोने में भी नहीं था कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है। उसके बाद से अमेरिका ऑफ गार्ड नहीं है। 20 साल हो गए हैं, दुनिया की सारी टेररिस्ट एजेंसीज कहती हैं हमने अमेरिका को तबाह करना है। 9/11 जैसा एक भी वाकया नहीं हो पाया, विच टेल्स यू कि अब वो काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, यूएस के का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने बिन लादेन को मारा और वो चले गए, उसके बारे में कहना क्या बच्चे। ठीक है, अब आप कहेंगे ये भी ड्रामा था, तो फिर एबटाबाद के लोगों से पूछें उस रात जो जाग रहे थे, जो देख रहे थे। ठीक है, उसामा बिन लादेन पहले अमेरिकन एजेंट ही थे। अफगानिस्तान में ज्यादा अरसा रह के वो जिहादी हो गए। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयां करना शुरू की। तंजानिया के में अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने हमला किया था 1998 में, जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई थी। ईयर 2000 में फिर बिन लादेन ने हमला किया था। ईयर 2000 में जहाज का नाम है यूएसएस कोल, यमन में, उस पर हमला किया था। उसमें भी अमेरिकन मारे गए थे। ये हिस्ट्री है थोड़ी सी पुरानी बिन लादेन की अमेरिका के साथ। एनी हाउ, अब आते हैं जी 9/11 की तरफ। पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी। प्रेसिडेंट बुश जब पावर में आए तो उनकी प्रायोरिटी टेररिज्म नहीं था। लाइक मोस्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, ही टू आर्मी इसलिए अनअवेयर थी कि आर्मी अनअवेयर थी। इसमें उसामा, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात। अमेरिका यूज्ड अ बेटर टेक्नोलॉजी, योर radars and you were sleeping. They came, they executed the operation and they went back. हमें तो शायद पता भी ना चलता अगर उनका हेलीकॉप्टर एक ना खराब होता। खैर, तो इट वॉज नॉट ऑन देयर एजेंडा। उनके एजेंडा पर एम्प्लॉयमेंट थी, उनके एजेंडा पर टैक्स कट्स थी। जब प्रेसिडेंट बुश बन गए प्रेसिडेंट, तो उनको जो दिया गया, यस ऑन बैक से, ये तो नालायकी है ना, ये कोई ऐसी एफिशिएंसी की बात तो नहीं। अगर उन्हें पता था तो फिर उस शकील अफरीदी को क्यों जेल में डाला हुआ है। अगर उन्हें पता था तो अमेरिका से इतना प्रोटेस्ट किस बात का हमने किया, फिर तो हमने किया ही खुद है। ठीक है, एनी हाउ, पहली जो ब्रीफिंग दी गई पेंटागन की तरफ से बुश की डिफेंस टीम को, उन्हें यह बताया गया था कि रेडिकल इस्लाम एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी अ थ्रेट फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट्स इन द वर्ल्ड। तो बुश की जो टीम है, दे रबिश द आइडिया कि ये कोई खास, ये अभी करते हैं जी, हौसला करें थोड़ा सा टाइम। तो उन्होंने कहा कि ये कोई थ्रेट नहीं है, दे आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, और अमेरिकन इंटरेस्ट को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बट देन 9/11 हैपेंड, एंड व्हेन 9/11 हैपेंड थिंग्स चेंज्ड। क्योंकि 9/11 से पहले बुश वाज कंसिडरिंग minimizing American military presence in the world, cutting down defense expenditures to invest more within America. But then 9/11 happened, and उसके बाद
एक नई फॉरेन पॉलिसी ने जन्म लिया जिसे हम कहते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मिलिटराइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका डिक्लेयर्ड 9/11 एन एक्ट ऑफ वॉर। पीस टाइम में अमेरिकन सॉइल पर होने वाला यह सबसे बड़ा हमला था। एंड अमेरिकन कांग्रेस विद इन 72 आवर्स ऑफ 9/11 passed this law, AUMF, authorization of use of military force, authorization of use of military force। ये उन्होंने दे दिया। इसका क्या मतलब था? They gave the president the free hand to use American soldiers wherever in the world he wants them to use। क्योंकि ordinarily हमें ये पता है कि प्रेसिडेंट को बाहर फौज भेजने के लिए जरूरत है कांग्रेस के नॉड की। तो अब कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को ब्लैंकेट अप्रूवल दे दी है कि आप जहां यूज करना चाहें वो करें। तो यहां से मिलिटराइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की शुरू होती है। तो वो जो डॉक्ट्रीन है राइट टू प्रोटेक्ट की या प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की, वो डॉक्ट्रीन ये कहती है, बुश ने भी इस बात का जिक्र किया। बुश सेड हिस्ट्री वुड जज मी हार्शली इफ आई वेट फॉर एन अदर 9/11 टू हैपन एंड देन रिएक्ट। हिस्ट्री मुझे हार्शली जज करेगी अगर मैं एक और 9/11 का इंतजार करूं और फिर कुछ करूं। So America will go out. It's an act of war. America is on a global war on terror. And the countries would have to be either with us or against us. इस जंग में न्यूट्रल कोई नहीं रह सकता। And America has the right to self-defense. America shall protect its interests. And in doing so, America shall neutralize. America shall neutralize capacity of any organization or country that can harm America। हम न्यूट्रलाइज करेंगे, हम जाएंगे और हम न्यूट्रलाइज करेंगे उस कैपेसिटी को जो हमें हार्म कर सकती है, हमारे इंटरेस्ट को हार्म कर सकती है, भले वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, भले वो किसी मुल्क के पास हो। फर्दर it was also stated that not only would America go against those organizations, yes, not only America would go against those organizations that are considered terrorist organizations, America shall also take action against those regimes and states that provided safe havens to these terrorists or did not take any decisive action against them। सिर्फ वो दहशतगर्द तंजीमें ही जिम्मेदार नहीं होंगी दहशतगर्दी की, वो ममालिक भी जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया या इनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड किया। अब उस डेफिनेशन में हम भी आते थे and nobody knew it better than Americans did। So we were also given this option, with us or against us, and in half an hour we agreed that we are with you। Although Pakistan was one of the 2 countries in the world who recognized Afghanistan, Taliban government। ठीक है, तो यहां से पाकिस्तान और अमेरिका का वॉर अगेंस्ट टेरर में ताल्लुक दोबारा स्टार्ट होता है। पाकिस्तान क्विकली एक्वायर्ड non-NATO ally status। Pakistan quickly acquired non-NATO ally status। non-NATO ally कोई लिटरेचर टर्म नहीं है, it has a political meaning as well। non-NATO ally का मतलब होता है that any non-NATO ally qualifies
to buy technology that America sells only to NATO countries. ठीक है, अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के साथ लिंक उससे बहुत पहले से लाइबा खराब हो चुका था। आपने शायद हमारे साथ करंट अफेयर्स में टेररिज्म का टॉपिक नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको आइडिया वो होता। एनीहाउ, तो दिस नॉन नेटो एलाय हम बने। अमेरिका ऑल्सो, नहीं, पाकिस्तान नहीं था पार्ट ऑफ नेटो। America also waived off $1 billion लोन ऑफ पाकिस्तान। $1 अरब का जो है लोन, वो हमें अमेरिका ने माफ कर दिया। ठीक है, नहीं, यूएस एलाय बनना उतना कॉस्टली नहीं है इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट। यूएस एनिमी बनना उतना आसान नहीं है। टेक एग्जांपल ऑफ ईरान और नॉर्थ कोरिया फॉर दैट मैटर। ठीक है, दे वेव्ड ऑफ $1 billion। दे ऑल्सो स्टार्टेड फंडिंग ऑफ कोलिशन सपोर्ट फंड। ठीक है, हालांकि हम उस इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स का हिस्सा नहीं थे जो अफगानिस्तान में एक्शन ले रही थी, लेकिन कोलिशन सपोर्ट फंड हमें फिर भी दिया गया। उसके अगेंस्ट हमने 2 काम करने थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी थी अमेरिका के साथ, और हमने अमेरिकन्स को इंटेलिजेंस के जरिए बताना था कि कहां कहां टेररिस्ट हैं, कौन कौन हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी थी, और नेटो को सप्लाई रूट देना था। नेटो को सप्लाई रूट देना था कि वेपन्स जो हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वेपन्स वहां तक जाए जाए, और दूसरी सप्लाईज। तो वो पाकिस्तान ने हेल्प किया। यूं वो बोनहोमी पाकिस्तान और अमेरिकन रिलेशंस की स्टार्ट हुई, बट दैट बोनहोमी डिड नॉट गो अ लॉन्ग वे, बिकॉज सून देयर became a trust deficit between Pakistan and America. वो ट्रस्ट डेफिसिट स्टार्ट हुआ था when Pakistan started to strike deals with terrorists. पहली ऐसी डील 2004 में शक्कई पीस डील हुई थी मौलवी नजीर के साथ। 2005 में साउथ वजीरिस्तान पीस डील हुई थी अफगानिस्तान बैतुल्ला महसूद के साथ, जिसमें हमने बैतुल्ला महसूद को ब्लड मनी भी $5.5 लाख दी थी उसके खिलाफ लड़ने से माजरत के एवज। तो इस तरह की पीस डील्स अमेरिका को पसंद नहीं थी, और इनमें से कोई भी पीस डील चली नहीं। आई मीन, बैतुल्ला महसूद वाज अ वांटेड टेररिस्ट एंड वी वर स्ट्राइकिंग पीस डील्स विद हिम, कंसीडरिंग हिम अ पार्टी इन अ कॉन्फ्लिक्ट, कंसिडरिंग हिम अ लेजिटिमेट पार्टी इन अ कॉन्फ्लिक्ट। डील्स तो आप उन्हीं से करते हैं ना, टेररिस्टों से तो डील्स नहीं होती। और ये डील स्टेट नहीं कर रही थी, मिलिट्री कर रही थी, और इनमें से कोई भी डील चली नहीं। सो इन 2006 अमेरिका ब्लेम्ड पाकिस्तान। In 2006 America blamed Pakistan for playing the double game. That is the time when they stopped supporting Musharraf Saab and gradually pulled off their support from Musharraf
तो आपने देखा कि मार्च सन 2007 से मुशर्रफ के बुरे दिन शुरू हो गए। ठीक है, वी डिड नॉट स्टॉप बिकॉज हमें पता था कि अमेरिका कभी ना कभी यहां से जाएगा, तो अफगानिस्तान ने तो इधर ही रहना है, तो हमारे इन लोगों के साथ ताल्लुकात रहने चाहिए, भले उसकी कॉस्ट कुछ भी। जब रिलेशंस खराब होना शुरू हुए, ड्रोन स्ट्राइक्स बढ़ी। शुरू में ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट इतना रिएक्ट नहीं करती थी। बाद में जब ड्रोन स्ट्राइक्स ज्यादा होना शुरू हुई तो हमने भी ज्यादा शोर मचाना शुरू किया। फाइनली हालात खराब हुए। 2008 में FC men were killed by US forces। पहली पाकिस्तानी कैजुअलिटीज अमेरिकन के हाथों 2008 में हुई। अमेरिकन ने ब्लेम किया कि ये तालिबान के साथ थे इसलिए हमने मारा। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये इंडिपेंडेंट मिशन पे थे, आपने गलत मारा है। फिर 2011 फेटफुल ईयर है, इसमें जनवरी फरवरी में रेमंड डेविस इशू होता है, मई में बिन लादेन इशू हो जाता है, नवंबर में सलाला चेक पोस्ट अटैक हो जाता है जिसमें 26 सोल्जर्स डाइड। तो हमने माफी का कहा, अमेरिका ने माफी नहीं मांगी। हमने 10 महीने के लिए नेटो सप्लाई लाइन बंद कर दी। फिर हिलरी क्लिंटन ने कहा वी आर सॉरी फॉर द लॉस ऑफ लाइफ, अफसोस का उन्होंने इजहार किया। हमने कहा गुड इनफ है, होगी माफी, तो हमने ओपन कर दी नेटो सप्लाई लाइन। 2012 में मेमोगेट स्कैंडल आ गया, पाक अमेरिका रिलेशंस लोएस्ट एब पे चले गए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी इस दौरान। पीपल्स पार्टी ट्राइड टू फिक्स रिलेशंस, यस, पीपल्स पार्टी ट्राइड टू फिक्स रिलेशंस विद रशिया एंड बेटर रिलेशंस विद चाइना। आसिफ जरदारी हर दूसरे दिन चाइना पहुंचे होते थे। 2010 में पाकिस्तान अप्लाइड फॉर मेंबरशिप ऑफ SCO रशिया को मनाने के बाद, एंड चाइना के साथ CPEC के ऊपर निगोशिएशन स्टार्ट हो गई, जिसके बाद स्लोली पाकिस्तान स्लिप्ड फ्रॉम अंडर द थंब ऑफ US टू चाइना एंड रशिया। ठीक, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेस इस तरह से किया कि पैसे चाइना से आ जाएंगे, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट वेपनरी रशिया से आ जाएगी, अमेरिका पे बहुत ज्यादा रिलाय हमें नहीं करना चाहिए, विच वॉज एन ऑल राइट पॉलिसी डिसीजन। 2012 में जी एक मेमो गेट हुआ था, कहा गया था कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट ने अमेरिकन फौजियों को एक खत लिखा है, मेमो लिखा है कि आप पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट हमारी हेल्प करें तो हम आपको न्यूक्लियर तक एक्सेस दे देंगे, और इस तरह की स्टूपिडिटीज थी जो लिखी हुई थी, जो कहा गया था, अलेजेडली कहा गया था कि लिखी। खैर, तो 2013 के बाद फिर नई जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी CPEC और रशिया के साथ ताल्लुकात जारी रखे। 2015 में पाकिस्तान SCO का मेंबर बन गया। तो ये काइंड ऑफ US का फॉरेन पॉलिसी फेलियर था कि उसका लॉन्ग टाइम एलाई पाकिस्तान जो है अब वो उसके उतना क्लोज नहीं रहा था। तो ये फिर ट्रंप आए 2016 में, नहीं रियलिटी कोई नहीं थी, ये अफसाना ही था। ट्रंप आए 2016 में तो ही वाज टू हॉस्टाइल टू पाकिस्तान। इट टुक हिम 2 years टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज इंपेरेटिव इफ ही वांट्स पीस इन अफगानिस्तान, और उसके नतीजे में फिर रिलेशंस मेंड हुए हमारे अमेरिका के साथ, और अफगान पीस डील ब्रोकर हुई फाइनली, जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है। ये है जी पाक अमेरिका रिलेशंस इन वॉर ऑन टेरर। अब वापस आते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो बुश ने फॉलोइंग द मिलिटराइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी अटैक्ड अफगानिस्तान, देन अटैक्ड इराक। बोथ डिड नॉट प्रोवाइड requisite results, both proved disastrous. So he also tried carrot and stick policy, जहां stick वाली साइड ये थी, carrot वाली साइड भी उन्होंने अप्लाई की। $33 billion
एड दी गई उन दुनिया के मुल्कों को जहां पर टेररिज्म का खतरा था। ठीक, 28 बिलियन एड दी गई उन मुल्कों को जहां टेररिज्म का खतरा था। पिवट एशिया ओबामा की पॉलिसी थी जो वो लेकर आना चाहते थे कि आगे अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एशिया है, तो हमें इस तरफ आके साथ मिलकर चलना है, इसी तरीके से हम चाइना को कंटेन कर सकते हैं। उस पॉलिसी की ऐसी तैसी करके रख दी ट्रंप ने। अब बाइडेन आए हैं तो देखेंगे कि उसका क्या बनता है। खैर, तो कैरेट एंड स्टिक दोनों पॉलिसीज दी। बुश की इंतजामिया ने मास सर्वेलेंस भी स्टार्ट की एक्सपेट्रिएट्स की, जो नॉन अमेरिकन अमेरिका में रह रहे थे, वो भी मास सर्वेलेंस पेट्रियोटिक एक्ट के तहत उन्होंने की। आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं, लिखते हैं वर्ड जिहाद, बिन लादेन, अल्लाह अकबर या हाउ टू मेक अ बॉम्ब एट होम, तो आपकी सर्वेलेंस कहीं ना कहीं हो रही होगी, कीवर्ड्स आइडेंटिफाइड होते हैं। सो इफ दे थिंक यू आर अ क्रेडिबल थ्रेट, आपको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इफ दे नो दैट यू आर जस्ट अ लोनली गाय ट्राइंग टू हैव फन इन योर रूम, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कोई सर्वेलेंस कर रहा है। तो ये भी किया गया अमेरिका में। इमिग्रेशन पर्ज भी लगाई गई अमेरिका के ऊपर। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स वर डिपोर्टेड, ज्यादातर अरब मुस्लिम्स, इंडियन एंड पाकिस्तानीज डिपोर्ट किए गए। उसके अलावा इनहैंस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक्स भी इस्तेमाल की गई। इनहैंस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक्स, enhanced interrogation techniques, which is a euphemistic word for torture. अबू गुरैब और ग्वांतानामो बे को टॉर्चर सेल्स के तौर पर रखा गया, क्योंकि अंडर 5th अमेंडमेंट आप अमेरिकन सॉइल पर कैदियों को बगैर ट्रायल के इतना अरसा नहीं रख सकते, तो इसलिए ये बाहर बनाए गए। बुश की फॉरेन पॉलिसी did not acquire the desired results. फिर बिन लादेन, फिर ओबामा आए। ओबामा's foreign policy was mix and match of successes and failures. Successes की अगर हम बात करें बिन लादेन की, जी इट इज। सक्सेसेस की अगर हम बात करें ओबामा की, तो सक्सेसेस में JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान पीस डील है, he did that, which was a success. जंग का खतरा टला इससे। पेरिस अकॉर्ड was a success. एनवायरमेंट का मामला हल करने में मदद मिली इससे। नेफ्टा साइन किया था, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओबामा ने। दैट वाज आल्सो अ सक्सेस जो ओबामा ने कि एशिया पिवट लेकर आए थे, एशिया को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाने के लिए। ट्रांस पैसिफिक ट्रीटी एक की गई थी। ये सारी सक्सेसेस हैं। फेलियर्स, सीरिया, यमन, लिबिया, आइसिस, ये ओबामा के फेलियर्स हैं। पैलेस्टाइन इसराइल इशू was a failure. Successes में killing of bin Laden was a success because ये long time American objective था जो अचीव किया उन्होंने। उसके बाद आते हैं जी हमारे ट्रंप। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी भी सक्सेसेस एंड फेलियर्स पर मबनी है। ट्रंप की सक्सेसेस एंड फेलियर्स को अगर हम देखें, तो फेलियर्स में तो
ओवरऑल जो डिवाइसिवनेस है या जो हेट स्पीच है या जो ओवरऑल वाइट सुप्रीमेसी है उसका जिक्र आएगा। बट इंटरनेशनली हम कहते हैं विड्रॉल फ्रॉम JCPOA, from Trans-Pacific Agreement, from Paris Accord, ये सारे फेलियर्स हैं ट्रंप इंतजामिया के। मुस्लिम बैन को भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। सक्सेसेस में अगर हम आए, killing of Baghdadi was a success. Afghan peace deal is a success अगर ये implement हो जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड जिसके जरिए कतर, सूडान वगैरह ने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को, दैट वाज आल्सो अ सक्सेस। ट्रेड वॉर विद चाइना तो एक अलग, उसको सक्सेस और फेलियर के हिसाब से ना देखें, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हाउ आर वी कंसिडरिंग व्हाट एज देयर फेलियर्स? आयशा आप क्या पूछ रही हैं? समझ नहीं आ रही कि आप किस पॉइंट पे बात कर रही हैं। Killing of Soleimani is a success, not a failure. Killing of Soleimani, sorry, killing of Qasim Soleimani. Qasim Soleimani तो उनके लिए तो सक्सेस होगी ना, अमेरिकन के लिए। नहीं, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं लिख रहे, हम पाकिस्तान का रोल लिख रहे हैं। कोविड हैंडलिंग इज देयर इंटरनल पॉलिसी, हम ना वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। ये मैं बात करूंगा जब हम ट्रंप को पढ़ेंगे एज ए प्रेसिडेंट, तो हम कोविड पे बात करेंगे। फेलियर्स इसलिए हैं कि JCPO से विड्रॉ करने ने, आपका ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट से विड्रॉ करने ने, पेरिस अकॉर्ड को विड्रॉ करने से अमेरिका आइसोलेट हुआ है दुनिया में। अमेरिका की गुडविल और क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। प्रॉमिसेस आर मेड टू बी केप्ट, एग्रीमेंट्स आर मेड टू बी परफॉर्म्ड। इंटरनेशनल लॉ का बुनियादी प्रिंसिपल है पैक्टा सेंट सर्वेंडा, प्रॉमिसेस आर मेड टू बी केप्ट। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर तो इंटरनेशनल लॉ की कोई सैंक्टिटी ही नहीं रहेगी, ठीक है। पाकिस्तान का इससे लेना देना नहीं है, आपने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे बात करनी है। मतलब अब्राहम अकॉर्ड से आपका क्या लेना देना, ठीक है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी का स्टेटेड प्रिंसिपल है जी कि इसराइल की उन्होंने हिफाजत करनी। अब्राहम अकॉर्ड इस तरह सक्सेस था कि मोर एंड मोर अरब कंट्रीज स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज इसराइल, व्हिच मींस less chance of a war in Middle East, which means America fulfilled its objective of protecting Israel as a country by making more Arab countries its friends, ठीक है। ये है सक्सेस। अब आ जाएं इवैल्यूएशन के ऊपर। ऑब्वियसली पेंटागन इन्वॉल्व होता है, पूरी दुनिया में लिया जाता है मशवरा, फौजी क़यादत से भी पूछा जाता है, लेकिन वो डिक्टेट नहीं कर सकते। मशवरा उनसे लिया जाता है, डिक्टेट वो नहीं कर सकते, ठीक। मशवरा लेने में कोई हर्ज भी नहीं। तो इस तरह तो हम फिर बहुत नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को भी रिजॉल्व कराने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन हुआ नहीं। ओके, इवैल्यूएशन अगर हम इस फॉरेन पॉलिसी की करने जाएं तो इवैल्यूएशन किसी भी फॉरेन पॉलिसी की अगेंस्ट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होती। तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स में किसी भी फॉरेन पॉलिसी का पहला स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होता है डिफेंस। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को अगर हम देखें इस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट, तो इट इज ए सक्सेस। मैंने अभी शुरू में भी क्लास में कहा कि 9/11 होने के, अच्छा पानी लाना, 9/11 हुए 20 साल होने को आ रहे हैं, 19 साल हो गए हैं।
19 सालों में कोई भी उससे आधी ग्रेविटी का भी कोई हमला अमेरिकन सरजमीन पर नहीं हो पाया किसी भी फॉरेन फोर्स की तरफ से। तो अमेरिकन लैंड सेफ है, वट एवर द कॉस्ट। डिफेंस को उन्होंने अचीव किया है, कॉस्ट में वैसे भी डिफेंस को देखा नहीं जाता। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव किसी भी फॉरेन पॉलिसी का होता है इकोनॉमी। इस काउंट पे भी अमेरिका हैज डन ऑल राइट डिस्पाइट फाइटिंग ए वॉर वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। American economy still holds ground. American economy is still a strong economy despite a small hitch in 2008. अमेरिका ने कोई बड़ी मेल्टडाउन डिप्रेशन फेस नहीं की इतनी बड़ी जंग फंड करने के बावजूद। आई मीन इमेजिन योरसेल्व्स कि अगर एक टैंक को मिसिसिपी से मज़ार शरीफ लाना हो या काबुल लाना हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक। या एक गनशिप को आपने बगदाद लेकर आना हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। डेली बेसिस पर अमेरिका ने इस तरह का इक्विपमेंट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स मूव किया है, which tells a lot about its capacity to fight a war and its capacity to keep its economy afloat as well. तो ये बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट है। However, तीसरा काउंट जो होता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी का वो होता है गुडविल। यहां पे अमेरिका हैजंट डन दैट वेल। अमेरिका ने कोई बहुत अच्छा काम गुडविल के हवाले से नहीं किया। वो इसको अगर आप देखेंगे तो अमेरिका डज नॉट स्टैंड एट द सेम गुडविल लेवल वेयर इट स्टूड 10 years ago. The Iraq war, the fiasco of Syria, Yemen, Libya, strained relations with the European powers. Emmanuel Macron saying Europe needs a European army. President of European Parliament saying who needs enemies when you have friends like Trump. Trump asking Europeans for paying up more to stay in NATO are the things, or America trying to browbeat its opponent are the things that have made America suffer its reputation in the world. तो ये कोई बहुत अच्छा ओमेन नहीं रहा अमेरिका के लिए। अब जब आप इसको कंक्लूड करने जाएंगे सवाल को तो आप इसको यहीं लिखेंगे। ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी और भी दी जा सकती, तो आप यही लिखेंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस एंड फेलियर्स का मजमूआ रहा है पिछले 2 डेकेड्स में या डेकेड एंड हाफ में, और अमेरिका उस तरह की क्रेडिबिलिटी और गुडविल नहीं रखता जिस तरह की किसी जमाने में रखता था, स्टिल पाकिस्तान इज नॉट, Pakistan would be ill-advised if Pakistan tries to go against America in the region. Pakistan has been a long-standing ally of America. America has been a long-standing ally of Pakistan. Pakistan must engage America in a meaningful dialogue, which we already are. Let America understand our sensitivities about India's proposed role in Afghanistan. Because without American help, we cannot contain India in Afghanistan. So, it is important and imperative for us to keep America on our side in the region. क्योंकि अभी भी हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम अमेरिका के खिलाफ यहां पर काम कर सके। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट अमेरिका फिजिकली अभी मौजूद है, ऑन द ईस्टर्न फ्रंट जो है वो इंडिया के सूरत में वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सो हमारे लिए बेहतर रास्ता यही है कि वी शुड नॉट हैच ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट के चाइना से अब दोस्ती है तो बस ठीक है, नहीं, वी मस्ट
behave as a responsible country, keep America engaged in a meaningful dialogue, and continue cooperation with America, and in return should ask America to contain India and India's role in Afghanistan. जो हम एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देंगे. And obviously with the new leadership in White House, with the Democrats gaining back control, with the conventional establishment of US gaining back control, some sanity would prevail in White House as well, and things would go well. Presumption यही है यहां से. ये हमारा कंक्लूजन इसके ऊपर होगा. यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए. नहीं, ये जनरल, डॉक्टर साहब ये जनरल पैरामीटर्स हैं. अगर हम पैरामीटर्स को एक्सपैंड करेंगे ना तो फिर लिमिट नहीं होगी. फिर टेररिज्म एक पैरामीटर होगा, इलीगल इमिग्रेशन एक पैरामीटर होगा, पैरामीटर होगा ड्रग ट्रैफिकिंग, पैरामीटर होगा डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स. फिर बहुत ज्यादा हमें उसको फैलाना पड़ेगा. ठीक, यस, यूज कर सकते हैं आप जार्गन से. लेट्स सी, उन्होंने नहीं, हमें सारे एड्रेस करने की इस सवाल में जरूरत नहीं है. हम वो एड्रेस करेंगे डॉक्टर साहबा उसमें ग्लोबल कंसर्न्स ऑफ यूएसए वाले सवाल में, वहां हम उस पर बात करेंगे. बाइडेन हैज प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज अ हीलर, तो लेट्स एक्सपेक्ट ही डजंट स्टार्ट अ वॉर. I think so. Biden has a strong connection with the region. Biden has Pakistan's highest military award, highest civilian award. निशाने पाकिस्तान उन्हें दिया हुआ है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने back in the day when he was vice president. तो इस हिसाब से हमारे रिलेशंस तो उनके साथ हैं. टेस्ट का तो बच्चे आपको एकेडमी बताएगी, मैं नहीं बता सकता. वाइस प्रेसिडेंट आमना पूछ रही है कि वाइस प्रेसिडेंट हमेशा विनिंग पार्टी का ही बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है? तो हमने प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी वोट पड़ता है वो दोनों को पड़ता है. जो वोट आपके प्रेसिडेंट को पड़ा है, समझिए कि वो आपके वाइस प्रेसिडेंट को भी पड़ा है. उतने ही वोटों से वो भी जीत के आया. ठीक है, यस, वी शुड एक्सपेक्ट कि हमें इंटरनेशनल एड मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी रिक्वायर इट और नॉट. इस पर डिपेंड करेगा. ठीक है जी, यस, 12th अमेंडमेंट डील्स. अब यहां तक आपका जो कन्वेंशनल सिलेबस है यूएस हिस्ट्री का वो खत्म हो जाता है. यहां से आगे शुरू होते हैं नए टॉपिक्स, जो कहने को तो नए हैं लेकिन उनका कंटेंट आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी. वो नया कंटेंट नहीं है, कंटेंट वही है, उसको आपने बस अरेंज इन अ डिफरेंट वे करना है. तो वो आप करेंगे, आउटलाइन उसकी इन अ डिफरेंट वे बनाएंगे, तो आपका वो कंटेंट मैनेज हो जाएगा और आपका वो सवाल बन जाएगा. ठीक है, देखें यार, अभी तो लेट हिम टेक ओथ, उसके बाद ही हम कुछ इस बारे में प्रोजेक्ट कर सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर रोल ऑफ यूएसए इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये एक सवाल आता है. ये एक सवाल आपके सिलेबस में है. अब इस सवाल को देखें, ये तो डिपेंड करता है ना जी. पाकिस्तान आफ्टर 9/11 बेनिफिट ले सका है यूएस से और लॉसेस ज्यादा हैं. वेल, ये दैट्स बिकॉज वी डिडंट प्ले आवर कार्ड्स राइट. इफ वी प्लेड आवर कार्ड्स राइट तो इससे बहुत बेहतर हम पोजीशन में होते. तो जितना भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो आप पढ़ के आए हैं पीछे. तो यहां इस सवाल को आप 2 से 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे. एक हिस्सा वो होगा जहां फिजिकल रोल है यूएसए का, या आप इसको मिलिट्री रोल कह सकते हैं, मिलिट्री रोल ऑफ यूएसए. तो मिलिट्री रोल ऑफ यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 में है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट था. वर्ल्ड वॉर 2 में है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट था. एक एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं. कोरियन वॉर, वियतनाम, ठीक है ना जी, सोवियत अफगान वॉर,
बाल्कन वॉर जो मैंने आपको पढ़ाई थी क्लिंटन पढ़ाते हुए, ठीक है। फिर अफगान वॉर पोस्ट 9/11, इराक, आईसिस किस अगेंस्ट फाइट, लिबिया, सीरिया, यमन वगैरह में, ये वो मिलिट्री रोल है जो आप लिखेंगे। उसके बाद है रोल एज ए डायलॉग पार्टनर या फैसिलिटेटर, तो वहां पर आप लिखेंगे मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस सिंस 1973, उसमें ओस्लो अकॉर्ड, कैंप डेविड 1978 वाला, जॉर्डन वाली सुलह इसराइल के साथ 1994 वाली, वो आ जाएगी। रोल इन पाक इंडिया रिलेशंस, हमें जंग से बाज रखा है 2-3 दफा इसने, न्यूक्लियर अटैक्स के बाद, आपकी सियाचिन वाली 1999 की कारगिल वॉर के में सुलह इन्होंने करवाई है, और बहुत सारी चीजें। 2001 में हमारी और इंडिया की जंग होते होते बचाई है अमेरिकन से। उसके बाद फर्दर एज ए निगोशिएटर अमेरिका ने रोल प्ले किया है। बॉस्निया वाला जो डेटन अकॉर्ड है उसमें 1996, ये भी आपने पढ़ रखा है जब हमने क्लिंटन को पढ़ा था वहां पर, और द लिस्ट गोज ऑन, जहां जहां भी अमेरिका ने एज ए पीसफुल रोल प्ले किया है शुरू से लेकर एंड तक चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, वो आप यहां ऐड करते जाएं। फिर आप चाहें तो एक अलग हेडिंग बना सकते हैं, चाहें तो इधर ही लिख सकते हैं रोल ऑफ यूएसए एज ए पीस कीपर। पीस कीपर के तौर पे यूएसए ने जहां जहां फोर्सेस भेजी हैं, सोमालिया में, इथियोपिया में, बॉस्निया में, हेटी में, ये मुख्तलिफ ममालिक हैं जहां अमेरिका ने पीस कीपिंग के लिए फोर्सेस को रखा और वो मौजूद रहे वहां सिविलियन हेल्प के लिए। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट जोन थे सारे, सोमालिया, इथियोपिया, बॉस्निया, हेटी, सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन थे। इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को में भी अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को साल रखा। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट अगर ये आपको आता है। गुड कंटेंट है, ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है, अच्छी लेंथ का एक सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये एक टॉपिक आपको आता है। इसी तरह एक सवाल आपको पूछा जाता है, ईमेल मैंने बताया था जी, फरहाद यासिर 21@gmail, FARHADYASIR21@gmail, ठीक है जी। बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल ये, इसमें आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। डिपेंड करता है एग्जामिनर आपसे जनरली पूछता है या वो टाइम फ्रेम में फिक्स कर देता है कि 9/11 के बाद बताएं या कोल्ड वॉर के बाद बताएं या कोल्ड वॉर के दरमियान वाले बताएं, तो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक। ओके जी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रोल ऑफ यूएसए इन पेट्रोनाइजिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। रोल ऑफ यूएसए इन पेट्रोनाइजिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक तो मोटी बात समझ लीजिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या बला है, ठीक है। एक तो हमें यह समझना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी
International organization is an entity that has a separate legal identity of its own. जैसे हम कंपनी को कहते हैं ना कि बॉडी कॉर्पोरेट होती है और एक पर्सन होती है, इसी तरह ये भी एक पर्सन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 शर्त इसकी ये। नंबर 2, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन एन इंटरनेशनल ट्रीटी और चार्टर। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद इंटरनेशनल ट्रीटी या चार्टर होनी चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? नंबर 1, उसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी होगी। नंबर 2, मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरनेशनल चार्टर होगी, चार्टर ट्रीटी या चार्टर पर बेस्ड होगी। नंबर 3, इसके सॉवरेन स्टेट्स इसके मेंबर्स होंगे, आजाद खुद मुख्तार रियासतें इसकी मेंबर्स होंगी। इट मस्ट हैव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अप्रूव्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ। ऑब्वियसली 10 मुल्क मिलके ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं बना सकते ना कि आइए मिलके ड्रग्स बेचते हैं या आइए मिलके वेपन्स बेचते हैं। वो अप्रूव्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ ही होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। नफा कमाना ऑब्जेक्टिव ना हो, बल्कि पीस एंड सिक्योरिटी या ट्रेड हो। कैपेसिटी एंड विलिंगनेस to fulfill those objectives. Capacity or willingness to fulfill those objectives. Capacity भी हो इन members में और willing भी हो वो उन common objectives को achieve करने के लिए, cooperate करने के लिए एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें होंगी तो आप एक international organization होंगे। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आप international organization नहीं हैं। ये डेफिनेशन आपको इसलिए कराई है कि आपको क्लैरिटी हो। मैं बताता हूं जी, नेटो का ऑब्जेक्टिव कॉमन डिफेंस है, पीस एंड सिक्योरिटी है, ठीक है। चौथे पॉइंट के हवाले से वो ठीक बनी हुई है। देखो, ये डेफिनेशन आपको इसलिए कराई गई है कि आपको ये पता चल जाए कि INGOs or multinational companies, MNCs, for the purpose of this question, international organizations consider नहीं होंगे। INGOs और multinational companies जिनका ऑब्जेक्टिव नफा कमाना होता है या कुछ और होता है, वो इस सवाल की डेफिनेशन के मुताबिक, इस सवाल के स्कोप की हद तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी। ऑब्वियसली दे आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क इंटरनेशनली, लेकिन वो वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स को लैक करती है। अब अगर हम ढूंढना शुरू करें तो दुनिया में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें मेन ऑब्वियसली यूएनओ ही है। दुनिया में फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं। उसके बाद दुनिया में डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में नेटो है और उसके बाद दुनिया में है आपके पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी हैं, सार्क है, OIC है, आसियान है, SCO है, G7 है, G8 है, G20 है, व्हाट नॉट, अरब लीग है, अफ्रीकन यूनियन है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस पर यूएस असर अंदाज कैसे होता है? पेट्रोनाइजेशन का क्या मतलब है? पेट्रोनाइजेशन को अब आमतौर पे हम
एक नेगेटिव टर्म के तौर पर लेते हैं। पेट्रोनाइजेशन जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो इन ऑल केसेस। पेट्रोनाइजिंग का लिटरेचर मीनिंग है कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस। किसी भी मुल्क की कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस इज पेट्रोनाइजेशन। हम प्रेसिडेंट को पेट्रन इन चीफ ऑफ क्रिकेट बोर्ड भी तो कहते हैं ना। तो क्या प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस नेगेटिव है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर? सो पेट्रोनाइजेशन इज कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो इन्फ्लुएंस राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। वो इन्फ्लुएंस जायज भी हो सकता है, नाजायज। वो यूज कैसे किया गया है, वो यूज कैसे किया गया है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे है। तो इस पर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज काफी हो गया।